नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 21 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 21 का जो पहला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वॉयसरॉय कौन था। अगर बात की जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन की तो उस समय भारत के जो वॉयसरॉय थे इनका नाम था लॉर्ड इरविन। किस प्रकार भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले भारत में डांडी मार्च होता है। तो डांडी मार्च की जो शुरुआत भारत में हुई थी वो 12 मार्च 1930 को हुई थी। 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च की शुरुआत होती है। ये डांडी मार्च जो है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता है और महात्मा गांधी के साथ 78 इनके समर्थक होते हैं। 78 अनुयायियों के साथ जो है महात्मा गांधी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इस आंदोलन की डांडी मार्च की शुरुआत करते हैं और 5 अप्रैल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को ये क्या करते हैं, दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ते हैं। और जब इन्होंने नमक कानून को वहाँ पर तोड़ा, उसका उल्लंघन किया, उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की जो है क्या होती है, शुरुआत होती है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो टीजीटी कमीशन की तो हमारे पास जो है वो बैच बैठ रहा है और बैच के लिए अभी नए साल में आपको ऑफर यहाँ पर ये मिल रहा है कि भैया आपको बैच और ज़्यादा, जहाँ पर 7876145409 पे आप हमसे बैच ले सकते हैं। अभी बैच पे आपको 44% की यहाँ पर छूट देखने को मिल रही है। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे बैच पे आप जल्दी से, और मंथली इसमें आपको ओनली जो किस्तों में 499 रुपीज़ देनी है और ये 6 मंथ तक आपको किस्त देनी है। और इसमें भी आपको ऑफर एक मिल रहा है कि अभी और थोड़ा सा ऑफ किया है तो 499 भी आपको टोटल नहीं पड़ेंगे, आपको टोटल अभी 2900 देना है। तो मतलब आपका यहाँ पर भी इसमें भी बहुत कम पड़ रहा है, तो 470 के आसपास आपको ये बैच पढ़ने जा रहा है। तो अगर आप जल्दी से जल्दी इस बैच को अभी हायर कर ले, ये ऑफर जो है मात्र 30 दिसंबर तक है। फिर नए साल में आपके पास यही ऑफर रहेगा 499, इससे कम हम दे भी नहीं सकते क्योंकि लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस ये सबसे मिनिमम यहाँ पर रेंज रहती है। अगर बात की जाए लॉर्ड इरविन की, लॉर्ड इरविन की अगर मैं बात करूँ ऑप्शन डी में जो यहाँ पर इनका नाम दिया है, लॉर्ड इरविन जो है भारत के 1926 में वॉयसरॉय के रूप में नियुक्त होते हैं और 1926 में इनको भारत का वॉयसरॉय अपॉइंट किया जाता है। इनके द्वारा जो है वो इरविन घोषणा पत्र भी एक जारी किया जाता है। इनके द्वारा जो इरविन घोषणा पत्र जारी किया जाता है वो कब किया जाता है, तो 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन के द्वारा इरविन घोषणा पत्र जारी किया जाता है। इस घोषणा पत्र में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की स्थिति के बारे में बताया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि इरविन घोषणा पत्र में क्या बात थी कि भैया जो ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की जो क्या स्थिति है वो उन्होंने बताया था। और लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है, कब होता है ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता जो होता है वो 5 मार्च 1931। देखो भैया पूरी डेट आपको पता होनी चाहिए, कमीशन का एग्जाम देने जा रहे हो, आपको हर एक बात पता होनी चाहिए। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक गांधी इरविन पैक्ट होता है और इस एक्ट के बाद महात्मा गांधी जो है दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। इस बात को भी आपने याद रखना है। किसकी ओर से जो है वो गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जाते, तो कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस की ओर से ये जो है वो इसमें शामिल होते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से। देखिए 3 राउंड टेबल 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुए ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन भैया लंदन के अंदर हुए, इस बात को आपने याद रखना है। पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1930 नवंबर 1930 से शुरू हुआ था। उसी प्रकार अगर दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें जिसमें महात्मा गांधी गए वो 1931 में हुआ था। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन, तीसरा और आखिरी हम इसको बोलेंगे, ये 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर, याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक जो है वो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, ये आखिरी गोलमेज सम्मेलन था। अब क्वेश्चन पूछने वाला प्रश्न आपसे क्या पूछता है, वहाँ पूछता है कि ऐसा कौन है जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में गए, पहले भी, दूसरे भी और तीसरे भी। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो गए थे वो कौन थे, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे भारत के पहले कानून मंत्री, संविधान के निर्माता बी आर अम्बेडकर। जी हाँ, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी
तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए, तो महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। और तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो लंदन में हुई थी। इस बात को आपने याद रखना। कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ही कांग्रेस की ओर से गए। तो इस क्वेश्चन के बारे में काफ़ी क्वेश्चन हमने 30 से 40 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? हु अपॉइंट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए अगर कैग की बात करें, कैग की फुल फॉर्म यहाँ पर दी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो अपॉइंट किया जाता है वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के कैग वर्तमान में कौन है, हर एक बात करेंगे। अभी गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद नए कैग भारत के नियुक्त किए गए हैं। अनुच्छेद नंबर 148 कैग की नियुक्ति और शपथ के बारे में बात करता है कि भैया कैग जो भारत का होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। अगर मैं कैग की बात करता हूँ, कैग की जो शक्तियाँ हैं वो कहाँ से आती है, तो कैग की अगर शक्तियों की बात करें तो कैग की जो शक्तियाँ हैं वो संविधान से आती है। कैग का कार्यकाल जो होता है या तो 6 साल के लिए कैग को चुना जाता है, उसकी नियुक्ति की जाती है, या 65 साल से पहले, या वो 65 साल का पूरा हो जाए तो उसको रिटायर होना पड़ेगा, या उसका कार्यकाल 6 साल का पहले पूरा हो जाए तो उसको रिटायर होना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है, 6 साल या 65 साल से पहले या 6 साल के लिए उसका कार्यकाल होता है। कैग का कार्य क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 148 मैंने बता दिया कैग के बारे में ही बताता है, और 148 से 151 कैग की ही बात होती है। अनुच्छेद नंबर 149 क्या बात करता है? अनुच्छेद नंबर 149 कैग की पावर और ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। ये भी आपको याद रखना, उसकी कर्तव्य और उसकी शक्तियों के बारे में बात करता है अनुच्छेद नंबर 149। अब इसके जो कार्य होते हैं वो क्या क्या होता है? कैग का कार्य होता है कि जो भारत सरकार की संपत्तियां और देनदारियां हैं उस पर नज़र रखना। तो भारत सरकार की संपत्ति और देनदारियों पर नज़र रखने का काम कैग करता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जी करते हैं। और भारत सरकार के खाते को कहीं ना कहीं ये तैयार करता है और उन्हें संसद और राज्य विधानसभाओं में भी पेश करता है। तो भारत सरकार के खातों को संसद और राज्य विधानसभाओं में जो पेश करने का काम करता है वो भी कैग एक और से करता है। अनुच्छेद नंबर 150, अनुच्छेद नंबर 151, ये सारे के सारे अनुच्छेद कैग के बारे में ही काम करते हैं। और कैग के लिए क्या होता है कि एक बार चुने जाने के बाद इनको दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। मतलब कि एक बार चुने जाने के बाद कैग को जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होगा दोबारा नहीं चुना जाएगा। कमीशन का पेपर देने जा रहे हो भाई, पता होना चाहिए ऐसी जानकारियाँ। स्टेटमेंट फॉर्म में अब क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। इन क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन बना रहा हूँ भाई। वर्तमान में जो भारत के कैग बने हैं वो श्री संजय मूर्ति, अभी हाल ही में पिछले महीने इनको अपॉइंट किया गया है। तो श्री संजय मूर्ति जी को भारत में नया कैग अपॉइंट किया गया, 21 नवंबर को इनको अपॉइंट किया गया था। कैग का पूरा नाम आप देख चुके हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। और अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन जो आपके से आ रहा है, एक संत के बारे में पूछा जा रहा है कि नामदेव कहाँ के संत थे? नामदेव बिलोंग्ड टू विच प्लेस? तो भैया महाराष्ट्र। जी हाँ, नामदेव का नाम सुनते ही मेरे को पहले ही आंसर जो है नज़र आ गया था महाराष्ट्र, क्योंकि मैं इनके बारे में पहले पढ़ चुका हूँ। और जो चीज़ हम पहले पढ़ चुके होते हैं वो चीज़ हमें जल्दी से परीक्षा में भी याद आ जाती है। तो नामदेव जो है वो महाराष्ट्र के संत थे, इस बात को आपने याद रखना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। देखिए अगर मैं नामदेव की बात करता हूँ, इनका जो जन्म हुआ था वो नरसी बामनी गांव एक पड़ता है, और जो कि कहाँ पे पड़ता है, तो अगर नरसी बामनी गांव की अगर मैं बात करता हूँ तो नरसी बामनी जो ये गांव है ये महाराष्ट्र में ही पड़ता है। और इसी नरसी बामनी गाँव को मैं जब पढ़ रहा था इनके बारे में, तो नामदेव के गाँव के नाम से भी जानते हैं। तो नामदेव की वजह से फेमस हुआ। नामदेव का जो जन्म है वो 20 अक्टूबर 1270 के आसपास हुआ। 1270 आपने याद रखना, इतना डिटेल में नहीं आएगा। 1270 में नामदेव जी का जन्म होता है, ये आपको याद रखना है। इनके गुरु का जो नाम था वो बिसोबा खेचर। जी हाँ, बड़े अजीब सा नाम है बिसोबा खेचर, लेकिन परीक्षा में अगर आ गया तो दिक्कत हो सकती है। तो विसोबा खेचर इनके गुरु का नाम था, नामदेव के गुरु का नाम। भक्ति काल की जो कविताएं थी उनकी एक परंपरा को इनके द्वारा प्रेरित किया गया था, और विठल नाथ जी के ये परम भक्त थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो नामदेव एक संत थे महाराष्ट्र के, ये किसके परम भक्त थे? तो विठल नाथ की जी के जो परम भक्त थे ये। अगर मैं महाराष्ट्र के कुछ संतों की बात करता हूँ
तो आपके जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज, ये आपके महाराष्ट्र से आते हैं। संत श्री सेना महाराज, तो संत श्री सेना महाराज जी ये भी महाराष्ट्र से आते हैं। संत भानुदास जी ये भी महाराष्ट्र से आते हैं। संत एकनाथ जी, संत एकनाथ जी महाराष्ट्र से आते हैं। संत तुकाराम जी, संत रामदास जी, संत गजानन महाराज जी, ये सभी संत, तुकाराम जी, आपके एकनाथ जी, भानुदास जी, रामदास जी, गजानन महाराज जी। भाई कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए संत सेना महाराज जी की पूजा कहाँ से आते हैं, संत ज्ञानेश्वर कहाँ से आता है। तो भक्ति काल के लिए बहुत कार्य किया गया था यहाँ पर नामदेव के द्वारा। तो ऑप्शन डी सी जो यहाँ पे बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? भाई इस क्वेश्चन के बारे में तो मैं बहुत बार पहले भी रिवाइज कर चुका हूँ, लेकिन आज बहुत ही यूनिक तरीके से रिवाइज करेंगे। स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो था सी राजगोपालचारी। देखिए अगर सी राजगोपालचारी की बात करें भैया, इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तो इनको बोलते ही बोलते हैं, लेकिन इन्हीं को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अगर ऑप्शन में तो भैया यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन भी दिया, वापस आएंगे राजा गोपालचारी के बारे में, लेकिन पहले लॉर्ड माउंटबेटन देख लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन और इनके बारे में लोग हड़बड़ा जाते हैं। ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अंतिम जो सबसे लास्ट में था वो थे राजा गोपालचारी। लेकिन भैया अगर लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे भैया लॉर्ड माउंटबेटन। अब क्वेश्चन आ सकता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, फिर क्या क्वेश्चन आएगा स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश होगा, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो ब्रिटिश तो भैया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ब्रिटिश में भी आपने यही लगाना है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो ये भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? क्वेश्चन आएगा स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसरॉय, तो ये भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो तीन बातें लॉर्ड माउंटबेटन से सीखी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो भी ये भी कौन है? ये भी लॉर्ड माउंटबेटन है। अब क्वेश्चन आएगा अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो भी लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश जहाँ आएगा लॉर्ड माउंटबेटन लगा देना भैया। और अगर क्वेश्चन आएगा स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसरॉय, तो इनका नाम भी क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। और अगर बात की जाए पहले गवर्नर जनरल की, भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भाई 1800 याद रखना, 1833 का जो चार्टर आया था उसमें क्या बोला गया था? 1833 के चार्टर में ये बात कही गई थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। चार्टर आते रहे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। और भारत के जो पहले वायसरॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, कैनिंग साहब का नाम आपने याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग साहब भारत के क्या थे? पहले वायसरॉय थे। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और अगर बात करें भैया किसकी, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी की, इनको राजा जी के नाम से तो जाना जाता था। 1952 से 1954 के बीच कहाँ के मुख्यमंत्री बने थे? तो मद्रास के मुख्यमंत्री भी बने थे सी राजगोपालचारी। और भैया इनकी समाज सेवा और इनके कार्य को देखते हुए 1954 में जो है वो इन्हें भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया जाता है सी राजगोपालचारी को। तो ये इतना ही हम इनसे पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्होंने सराहनीय कार्य किया था समाज सेवा के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? जो ये घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम है, प्रोटेक्शन फॉर वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो है वो 2005 के नाम से जाना जाता है। पहले तो आपको याद रखना है कि जो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है वो कब लागू किया गया? भैया लागू बाद में किया गया, इसका नाम 2005 बेशक है, लेकिन इसको जो लागू किया गया था वो भैया 26 अक्टूबर 2006। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसको बोलेंगे 10/10/2006 के नाम से भी इसको जाना जाता है, पेपर में ऐसा भी रहता है। तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, 2006 में इसको लागू किया जाता है। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मित्रों बात की जाए, अगर दोस्तों बात की जाए, परीक्षाओं में क्वेश्चन कोई सा भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा, खिचड़ी पक जाती है। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? इंपॉर्टेंट ये बताऊंगा कब। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। उसके बाद 1793 में चार्टर आता है।
और इस चार्टर में ये बोला जाता है हर 20 साल बाद चार्टर आएगा। तो 1813 में चार्टर आता है, फिर आपका 1833 में चार्टर आता है। 1833 के चार्टर में मेन बात ये हुई कि बंगाल के गवर्नर जनरल को उसमें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद ठीक 20 साल बाद 1853 में चार्टर आया, और 1853 में चार्टर आने के बाद 1858 में एक क्रांति होती है, 1857 की क्रांति, जिसके कारण चार्टर बंद हो जाते हैं। और 1858 में आता है भारत शासन अधिनियम। भैया एक एक चीज़ हम अपने बैच में बहुत डिटेल से पढ़ा रहे हैं। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से कर लिए भैया, टाइम है। 6 क्लासें एक दिन में, 6 क्लास, 6 लेक्चर एक दिन में आपको सिखाए जा रहे हैं। और भैया रुपया कितना, 499। अगर आज और कल के ऑफर में लोगे तो ये फ़ीस आपको 470 के आसपास पड़ेगी। इसलिए जल्दी से आप इस बैच को हायर कर लीजिए, ले लीजिए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप जल्दी से इस बैच को परचेज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। उसी प्रकार भारत पे ये तो भैया पुराने एक्ट थे। आज़ादी के बाद आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो राज्य पुनर्गठन एक्ट जो आया था वो 1956 में आया था। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1956 में पारित होता है। उसी प्रकार महात्मा गांधी के द्वारा ग्रामीण विकास अधिनियम, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास अधिनियम, जिसको आप मनरेगा के नाम से जानते हैं, इसको कब लागू किया गया था? तो मनरेगा भैया कब आया था? तो मनरेगा एक्ट जो है वो 2005 में आया था। मनरेगा की अगर मैं पहले बात करता हूँ, इसकी फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या नाम है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसका पूरा नाम है। मनरेगा को पहले भैया नरेगा कहते थे, आप सभी जानते हैं। इसकी शुरुआत अगर मैं फिक्स रूप से कहूँ तो 5 सितंबर 2005 को जो है वो मनरेगा की अगर मैं बात करूं, इसको पहले नरेगा के रूप में आया था और बाद में इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा किया गया था। महात्मा गांधी के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पहले इसका नाम था, लेकिन बाद में इसको मनरेगा के नाम से जाने लगा, महात्मा गांधी के नाम से। तो कब इसका नाम मनरेगा पड़ा? तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा पड़ता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। पहले इसका नाम क्या था ये भी आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक जो है वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, आपको ये याद रखना है। बिंदुसार की बात करते हैं, ये मौर्य साम्राज्य का एक शासक था और ये जो है वो मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था। इस बात को आपने याद रखना है। बिंदुसार की जो पत्नी का नाम था वो था सुभद्रागी इसकी पत्नी का नाम था, ये बात आपने याद रखना है। सुभद्रागी इसकी पत्नी का नाम था, सुभद्रागी इसकी पत्नी का नाम था, और इसके पुत्र का नाम था अशोक के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व में बहुत बार आपने सुन लिया है कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। महाराजा खारवेल को इसने कलिंग के युद्ध में हराया था, और इसके 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। 269 ईसा पूर्व में इसका क्या होता है? सबसे पहले इसका राज्याभिषेक होता है 269 BC में। उसके बाद 261 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो जाती है? कलिंग का युद्ध ये लड़ता है, और कलिंग के युद्ध लड़ने के बाद ये जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। मौर्य वंश के ये शासक थे अशोक, सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनके द्वारा सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में श्रीनगर शहर की स्थापना इनके द्वारा कराई जाती है। बोध गया के महाबोधि मंदिर ये भी इनके द्वारा ही बनाए जाते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश के एक संस्थापक तो ये नहीं थे, लेकिन मौर्य वंश के शक्तिशाली शासक थे। इनके द्वारा बाद में बौद्ध धर्म अपनाया जाता है, और इनको जो बौद्ध धर्म की जो आध्यात्मिक शिक्षक थे इनके, वो उपगुप्त। कौन थे भैया? उपगुप्त। तो उपगुप्त के द्वारा इनको आध्यात्मिक शिक्षा दी गई थी बौद्ध धर्म की, ये भी आपको याद रखना। अशोक की पत्नी का नाम नामदेवी, क्या नाम था? नामदेवी इनकी पत्नी का नाम था। और अशोक की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्रम में थी। कहाँ पे थी इनकी राजधानी? पाटलिपुत्रम में इनकी राजधानी थी। इस बात को आपने याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर बहुत ज़्यादा आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसका कंटेंट आपको इस सीरीज़ का अच्छा लग रहा है, तो हर एक सीरीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। एक बार ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव। तो हर हर महादेव के कमेंट से आपकी वीडियो पास होने वाली है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लिखेंगे हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय श्री गुरु महाराज, जय माँ बंग्याणी, जय माँ।